अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा 6। लास्ट टाइम हमने 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो 6 चैप्टर सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बच्चे हमारा फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है? तो फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं। और फ्लूइड की डेफिनेशन में लिखी हुई है यहाँ पे, द मटेरियल विच हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। फॉर एग्जांपल गैसेस जो होती हैं हमारे पास वो फ्लूइड्स होती हैं, और लिक्विड्स होते हैं वो भी फ्लूइड्स में आते हैं। तो जो चीज़ें फ़्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें फ्लूइड्स को डिस्कस करना है। तो नीचे फ्लूइड डायनामिक्स की भी डेफिनेशन है कि फ्लूइड डायनामिक्स जो है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये हमारा जो है डिस्कशन होगी चैप्टर 6 में। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। और विस्कस ये ड्रैग क्या होती है, विस्कस ड्रैग क्या होती है। तो कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले उनको हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम स्टोक्स लॉ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द इंटरनल फ्रिक्शन among the adjacent layers of a flowing fluid is called viscosity। इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। एक और भी इसकी डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज़ द मेजर हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर। यानी फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, कितनी हमें जो है फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ये विस्कोसिटी से हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब ये बेसिकली फ्लूइड के अंदर लेयर्स क्या होती हैं, बेसिकली फ्लूइड जो होता है वो इस तरह से उसमें लेयर्स होती हैं। सपोज करें ये लेयर्स होती हैं फ्लूइड्स की, ये हमारे पास इस तरह से फ्लूइड्स की लेयर्स बनी होती हैं। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो ये लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। तो जब ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन होगी। जैसे हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। तो ये हमारे पास इनके दरमियान फ्रिक्शन होगी। तो जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा उसे हम बेसिकली यहाँ पे विस्कोसिटी कह रहे हैं। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। अब इसके आगे यूनिट्स उसने यहाँ पे बताए हुए हैं कि विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सेकंड के इक्वल होते हैं। यहाँ ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होते हैं। अब ये कैसे आते हैं ये आगे हम स्टोक्स लॉ से जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बेसिकली विस्कोसिटी को मेयर करता है। किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसने टेबल दिया हुआ है, इसमें उसने कुछ फ्लूइड जो हैं उनकी विस्कोसिटी दी हुई है। जैसे सबसे पहले एयर की विस्कोसिटी दी हुई है 0.019, ग्लाइसरीन की विस्कोसिटी बताई हुई है। इसके बाद वाटर की विस्कोसिटी बताई हुई है। तो ये टेबल आपने देख लेना है और उसका साथ में यूनिट भी मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सब्सटेंस जिनकी विस्कोसिटी जो है वो या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, वो सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं करते, वो थिक होते हैं, वो गाढ़े होते हैं। जैसे आपके पास टार हो गया, ठीक है, टार बेसिकली ब्लैक जो हम ये रोड्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे जो यूज़ करते हैं उसे हम टार कहते हैं। तो हनी हो गया। इसी तरह जो थिक फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो जब किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो फ्लो आहिस्ता करेगा, वो इजीली फ़्लो नहीं कर सकेगा। तो वो थिक फ्लो होगा, थिक फ्लूइड होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। दूसरी साइड पे हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ईज़िली फ़्लो कर सकते हैं। अब ये जो ईज़िली फ़्लो कर सकते हैं इनकी जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो कम होता है। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये ईज़िली इसको जो है फ़्लो कर सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिपेंडेंस उसने बताई हुई है कि ये बेसिकली नेचर ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो इसके फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये हमारी यहाँ तक डिस्कशन होगी विस्कोसिटी के बारे में।
अब हम जो है नेक्स्ट ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ का जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है इसका, जैसे कि यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है लाहौर बोर्ड में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ को डिफाइन करें एंड शो दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ है आपने यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोक्स लॉ को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो स्टोक्स लॉ है उसकी तरफ आते हैं। तो स्टोक्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हम ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे। तो ड्रैग फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग फोर्स। कि जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर से मूव करता है, फ्लूइड में आपके पास गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से मूव करता है तो उसके ऊपर एक ऑपोजिशन की फोर्स लगती है, एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है। वो जो उसकी मोशन को रोकती है वो रिटार्डिंग फोर्स होती है, जो उसकी मोशन को अपोज करती है। अब ये जो फोर्स होती है इसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑपोजिशन फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग थ्रू सम लिक्विड इज नाउन एज ड्रैग फोर्स। तो ये दोनों ही इसी की डेफिनेशन है, दोनों में से जो आपको इजी लगती है आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये ड्रैग फोर्स है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्लूइड के अंदर से तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। अभी ड्रैग फोर्स जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए उसने बताया हुआ है कि ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बट एट हाई स्पीड फोर्स इज़ नो मोर लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कहते हैं जब फ्लूइड के अंदर से ऑब्जेक्ट आहिस्ता मूव कर रहा हो स्लो वेलोसिटी से तो स्पीड और ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते, फिर उनका कोई और रिलेशन बन जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। और ये डिपेंडेंस जो है ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये उसने बताया। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है ये है हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। दूसरा हमारा जो फैक्टर है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी शेप किस तरह की है। तीसरा जो है बच्चे उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और चौथा जो है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चार वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब जो हमारे पास स्टोक्स लॉ उसकी तरफ आते हैं, ये तो हमने ड्रैग फोर्स को डिस्कस कर लिए कम्प्लीटली। अब हम स्टोक्स लॉ की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये स्टोक्स लॉ को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कहता है स्टोक्स लॉ गिव्स द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टोक्स लॉ को यूज़ करते हैं। फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू इन अ फ्लूइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये से हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सफेरिकल है, उसकी शेप सफेरिकल है, उसका रेडियस आर है, उसकी वेलोसिटी v है और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो जब वो किसी फ्लूइड के अंदर से मूव करेगा तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी, ठीक है, एफ डी से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो 6 पाई ईटा वी आर के इक्वल आएगी। ये 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है और ईटा भी कांस्टेंट है, बेसिकली आर वी जो यहाँ पे है वो वेरिएबल है। अगर इसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, या ये स्टोक्स लॉ जो है हमारे पास वो ये है। तो इसमें 6 और पाई जो है ये तो कांस्टेंट है और ईटा भी कांस्टेंट होता है, अगर फ्लूइड को चेंज ना करें एक स्पेसिफिक फ्लूइड के लिए ईटा की वैल्यू सेम रहती है। तो ईटा जो है अगर हम फ्लूइड को या अपनी कंडीशन को चेंज ना करें तो सेम रहेगा। ये तीन टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो दो फैक्टर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करी, एक आर यानी रेडियस जो है स्फेयर का जो स्फेयर मूव करी है फ्लूइड के अंदर से, और वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव करी है। तो ये वो दो फैक्टर है जिनके ऊपर आपकी जो है ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। तो ये आपने याद रखने हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक रेडियस के ऊपर और दूसरा वेलोसिटी के ऊपर। तो ये आपके पास ड्रैग फोर्स का आ गया, डिपेंडेंस आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक जो है आगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इसको इसको हम देखते हैं।
तो टर्मिनल वेलोसिटी को उसने डिफाइन किया हुआ है maximum and constant velocity achieved by falling object when drag force become equal to the weight of the object is called terminal velocity। कि कहता है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है ना, तो क्या होता है, देखें सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे एक ये रेन ड्रॉपलेट है, ठीक है, मतलब बारिश का एक कतरा है जो कि नीचे को मूव कर रहा है अपने वेट की वजह से। तो इसका जो वेट है जो कि W = mg होगा, वो इसको नीचे को लेके आएगा, इसको नीचे को मूव करवाएगा। तो अपने वेट की वजह से ये नीचे को आता है। ऐसा जैसे ही ये नीचे को आता है, क्योंकि ये एयर के अंदर मूव कर रहा है रेन ड्रॉप, तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो बेसिकली इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड है, और एक इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड है। तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं अगर ये हमारे पास एक रेन ड्रॉप जो है वो, या कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे को फॉल कर रहा है। अब होता क्या है, बेसिकली स्टार्ट के ऊपर जो ये नीचे वाली फोर्स है ये ज़्यादा होती है, जो नीचे वाली फोर्स है ये ज़्यादा होती है आपके पास, और जो ऊपर वाली फोर्स है यानी वेट की फोर्स ज़्यादा होती है और ड्रैग फोर्स जो है वो कम होती है स्टार्ट पे। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे को आता है वो एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है और ड्रैग फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है। एक पॉइंट फिर ऐसा आता है कि उसकी ड्रैग फोर्स और जो वेट हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं तो फिर पार्टिकल के ऊपर नीचे को भी उतनी फोर्स लग रही है, ऊपर को भी उतनी फोर्स लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। जब ये दोनों फोर्सेस आपके पास बैलेंस हो गई तो फिर क्या होगा कि ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो वो जो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे को फॉल करता है, ठीक है, ड्रैग फोर्स की वजह से, अपने वेट की वजह से, तो वो जो फोर्स है उसे हम बेसिकली जो है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो सॉरी, वो जो वेलोसिटी है, तो वो जो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे को फॉल करता है, जो वो अचीव करता है, वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अब नीचे उसने यही एक्सप्लेनेशन दी है कि जब कोई फॉग ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट फॉल करेगा डाउनवर्ड तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो वेट होगा डाउनवर्ड और एक ड्रैग फोर्स होगी अपवर्ड, और जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी वो हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं, बेसिकली एक है वेट की फोर्स और दूसरी है ड्रैग फोर्स, इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो वेट की फोर्स है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये ड्रैग फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास जो है ये दो फोर्सेस लग रही होंगी। तो ये जो दो फोर्सेस यहाँ पे लग रही होंगी, वेट फोर्स वेट की, और ड्रैग, वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा और ड्रैग फोर्स जो है वो अपवर्ड होगी। अब अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, जैसा कि यहाँ पे कर लेती हैं, थोड़ी देर के बाद जो है इक्विलिब्रियम में आ जाता है सिस्टम, कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी जितनी फोर्स ऊपर को लग रही होगी इस ड्रॉपलेट के ऊपर, ड्रैग फोर्स, उतनी ही वेट इसका जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो जो नेट फोर्स है लेफ्ट साइड पे ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो नेट फोर्स है ये ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आप जो ये टर्म है 6π उसको उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी। तो फिर जब आपकी ये दोनों फोर्सेज जो हैं ये इक्वल हो जाएंगी, तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो ड्रैग फोर्स है Fd और आपका जो वेट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, और पार्टिकल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, यानी वो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। और वो जो उसकी मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूले को अगर हम देखें, अब ये जो आपका फॉर्मूला है, तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो ये आपके पास सिचुएशन हो जाएगी कि आपके पास ड्रैग फोर्स जो है ये ड्रैग फोर्स है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, और ये राइट साइड पे वेट है, ये जो है ये वेट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये सारी जो टर्म्स हैं 6π उधर जाके mg के नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास।
तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का। एक हमने और फॉर्मूला भी इसका बनाना है, अब उसकी उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम रिलेशन बनाएंगे। किस किस का रिलेशन बनाएंगे? बेसिकली हम जो है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस, ये हमने रिलेशन बनाना है। अच्छा, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी जो होती है, मैस डेंसिटी, वो मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, यानी मैस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, मैस डेंसिटी आ जाती है। तो यहाँ से हम मैस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वॉल्यूम को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास मैस का फॉर्मूला भी जो है वो बन जाएगा। तो वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ, और ये आपके पास मैस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। अब हमने पीछे जो लिया था कि हमारे पास एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जो मूव कर रहा है, एक ड्रॉपलेट है जो मूव कर रहा है हमारे पास, और वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है। तो आपको पता है किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब 4/3 पाई आर क्यूब पुट करेंगे तो फिर मैस की ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो मैस की वैल्यू है, इस मैस की वैल्यू को, ठीक है, ये जो आपके पास मैस की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये जो मैस की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करें मैस की जगह ऊपर। तो जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया सिंपली, तो ये ऊपर हमने वैल्यू जो है इसको पुट कर दिया। तो ये देखें, जब ऊपर वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास जो है ऊपर ये आ गया हमारे पास, वो मैस की वैल्यू पुट कर दी, और साथ में ऊपर जी था तो वो जी साथ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये देखें, ये 4 जो है ये कट जाएगा नीचे 6 के साथ, और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है। और ये जो 3 है यहाँ पे, ये जो 3 है यहाँ पे, बेसिकली ये वाला जो 3 है, ये जो 3 है, ये नीचे जाके यहाँ पे इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे बन जाएगा आपके पास ये 9। ठीक है। और ऊपर आएगा आपके पास ये 2। बाकी बाकी चीज़ें जो है वो भी कट कर लें। तो बाकी चीज़ें जब कट करेंगे तो आपके पास देखें, ये आर है नीचे, और ऊपर आर का क्यूब है, तो ये स्केयर रह जाएगा आर का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला आफ्टर कटिंग और सिंप्लीफाइंग, ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 ρ r²g/9η। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है। यहाँ पे बस कटिंग वाला ध्यान रखना है कि ये 2 और ये 6, पहले 4 और 6 आपस में कट रहे हैं, नीचे 3 आ रहा है, और फिर ये जो 3 है ये नीचे जो है इस 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे यहाँ पे इस तरह 9 बन गया, और ऊपर जो है ये 2 आ गया। तो ये स्टेप है, और इसमें कुछ भी नहीं। तो इसको आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और टर्मिनल वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसमें देखें आर का और आपके पास क्या रिलेशन बन रहा है वेलोसिटी का। तो बाकी अगर सारी टर्म्स को हम कांस्टेंट ले लें, रो जी और ईटा को, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी और आर का जो रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपने यहाँ पे याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया इसको, सारी डिस्कशन हमारी होगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से था कि स्टोक्स लॉ को हमने डिस्कस करना था, तो पहले हमने पहले पार्ट में स्टोक्स लॉ को डिस्कस कर लिया, और दूसरे पार्ट में हमने जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये 2017 के जो पेपर है उसमें आया होगा, तो उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड फ्लो, कि फ्लूइड जो है फ्लो है वो किस तरह का होता है। अब इसको हम देखते हैं। तो ये फ्लूइड का फ्लो क्या होता है कि जब भी कोई फ्लूइड मोशन में आता है, किसी पाइप के थ्रू वो मूव करता है, तो इसको हम फ्लूइड फ्लो कहते हैं। तो जब भी फ्लूइड मूव करता है तो उसकी मोशन जो है उसको हम फ्लूइड फ्लो कहते हैं। और उसकी जो मोशन है वो दो तरह की होती है, वो या तो स्ट्रीमलाइन होगी या टर्बुलेंट होगी। ठीक है। स्ट्रीमलाइन होता है कि वो एक लाइन में मूव कर रहा होता है, बड़े आराम से, बड़े एक मैनर से मूव कर रहा होता है, और टर्बुलेंट में वो अनस्टेडी मूव कर रहा होता है। तो अब इनकी तरफ देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो दो तरह के हमारे पास फ्लूइड की मोशन होती हैं, फ्लूइड फ्लो होता है वो दो तरह का होता है, एक स्ट्रीमलाइन और एक जो है टर्बुलेंट। तो स्ट्रीमलाइन या लैमिनर को पहले हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रीमलाइन या लैमिनर एक ही चीज़ है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन या लैमिनर में क्या होता है, कहता है कि इफ़ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड passes through a particular point with same speed then it is called laminar flow। ठीक है।
कि अगर आपके पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप के अंदर से और सारे पार्टिकल एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, तो फिर वो फ्लूइड फ्लो जो है वो लैमिनर होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये पाइप है, यहाँ पे ये हमारे पास पाइप है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पाइप है और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें सारे पार्टिकल एक लाइन के ऊपर एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल आ रहा है, इस तरह से वो मूव कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से वो बिल्कुल लाइंस में, सीधी लाइंस में मूव करेंगे, तो ये जो फ्लो होता है पाइप के अंदर, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी सारे पार्टिकल लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो कुछ पॉइंट्स उसने बताया हुए हैं, कहते हैं द लाइन विच रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, जो पाथ फॉलो करते हैं पार्टिकल वो उसकी स्ट्रीम लाइन्स कहलाती हैं। टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसमें स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन भी वही होती है जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, और ये जो स्ट्रीम लाइंस है यहाँ पे इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हमारे पास, ठीक है, जो लैमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसकी उसने पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लो है वो बच्चे होता है टर्बुलेंट फ्लो। अभी टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो ये कहता है कि द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, कि आपके पास अगर सपोज करें ये पाइप है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर हमारे पास एक पाइप है जैसे हमने पहले ड्रॉ किया पाइप, अब इसके अंदर से अगर फ्लूइड मूव कर रहा है और वो जो फ्लूइड है यहाँ पे कोई हमने सामने ऑब्स्टेकल रखी हुई है दरमियान में, तब जब फ्लूइड इसमें आएगा मूव करेगा तो वो फ्लूइड कुछ पार्टिकल इधर को जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल टकरा के इधर को जा रहे होंगे, कुछ इधर को जा रहे होंगे, ठीक है, कुछ इधर को जा रहे होंगे। तो पार्टिकल जो है वो रैंडम डायरेक्शन में अनस्टेडी इरेगुलर वे से मूव कर रहे होंगे। तो ये जो इरेगुलर या अनस्टेडी सा फ्लो होता है इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है मोशन की वो बेसिकली रैंडम होती है। ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई यहाँ से हिट करके वापस आ रहा है। तो इनकी जो डायरेक्शन है मूव करने की ये जो है टर्बुलेंट होती है, अनस्टडी सी होती है, इरेगुलर सी होती है, तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये दो तरह के हमारे पास फ्लूइड फ्लो होते हैं और कोई भी टाइप नहीं होती इनके अलावा, तो इनको आपने यहाँ पे डेफिनेशंस को देख लेना है। तो ये हमारे पास फ्लूइड फ्लो हो गया। उसके बाद लास्ट पे उसने आइडियल फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लूइड की कुछ डेफिनेशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर ये जो है बोर्ड के पेपर में ये पूछ रहा होता है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो की, ये भी डेफिनेशन में आ सकती हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसी तरह ऊपर जो स्टोक्स लॉ है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं आज, या एंड पे मैं मार्क भी करवाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे उसने इसकी बताई हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसकी हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो ये है कि आइडियल फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली नॉन विस्कस फ्लूइड होता है, यानी ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, जिसकी जिसकी लेयर्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, उसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती। तो ऐसे फ्लूइड को, ऐसे नॉन विस्कस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कि ये जो फ्लूइड होता है आइडियली इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होने का क्या मतलब है कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और कंप्रेस ना करने का मतलब है इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में कोई स्पेसिस वगैरह नहीं होती। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस नहीं होती बिल्कुल, और वो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट रहती है। और लास्ट पे कहते हैं द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज स्टडी, कि ये जो आइडियल फ्लूइड होता है ये स्टडी मोशन करता है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये नॉन विस्कस होता है, दूसरे इनकम्प्रेसिबल है, और तीसरा इसकी जो मोशन होती है वो स्टडी होती है। तो ये हमारे पास जो था इसका ये था आइडियल फ्लूइड। तो एक ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी मार्क करवा दिया, ये आइडियल फ्लूइड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारे पास एक ये डेफिनेशन जो है लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये भी देखें, ये भी डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, ऊपर हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा, स्टोक्स लॉ जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने देख लेना। अच्छा, ऊपर स्टार्ट पे हमने जो है वो डिस्कस किया था
कि यूनिट जो होता है, बेसिकली यूनिट जो होता है विस्कोसिटी का, उसको हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम उसको यहाँ पर ड्राइव करें तो वो ये जो स्टोक्स लॉ इसके ज़रिए हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। विस्कोसिटी का ये जो यूनिट है ऊपर आपने पढ़ा है ना, ये जो यूनिट आपने पढ़ा था विस्कोसिटी का, ठीक है, ये विस्कोसिटी का जो यूनिट है, ये यही जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे स्टोक्स लॉ में आता है, इसी का यूनिट है। इसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं तो एफ डी इज इक्वल टू है 6 पाई ईटा वी और आर, ये आपके पास है। अच्छे से मैं देखें, ये तो दो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास जो है 6 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इनका यूनिट नहीं होगा, इनका यूनिट नहीं होगा, ठीक है, इनका यूनिट नहीं होता। तो आपके पास जो फॉर्मूला रह जाएगा पीछे, वो रह जाएगा एफ डी इज इक्वल टू है ईटा वी आर। यहाँ से आप ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस वी आर को उधर ले जाएं, वी आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ईटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ईटा इज इक्वल टू है एफ डी, यानी फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स जो है, और नीचे आ जाएगा वी आर। अब यहाँ पे इनका यूनिट पुट करें तो आपका यूनिट निकल आएगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट पुट करें तो ये मैं ज़रा पुट करता हूँ सिंप्लीफाई करके इसको, तो जो फॉर्मूला बनाया हमने यहाँ पे वो कुछ इस तरह से आ गया, एफ डी एज इक्वल टू है, ऊपर जो है यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बनाना है हमने फार्मूला, तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से आता है कि एफ़ ऊपर आ जाता है और नीचे आपके पास आ जाता है वी और आर। अब यहाँ पे यूनिट पुट करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और नीचे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट पुट करें, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और साथ में ये आर है रेडियस, इसका भी यूनिट होता है मीटर। तो ये सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो आ जाता है न्यूटन सेकंड, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, -2 इसकी पावर। तो ये यही जो यहाँ पे हमने लिखा था ऊपर, जो हमने ये जो हाईलाइट किया था, ये वो सेम यूनिट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे देख लेना। तो इस तरह से आप इसका यूनिट जो है ये निकाल सकते हैं, ये -2 है, तो न्यूटन सेकंड और पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाता है। तो आज की हमारी डिस्कशन जो थी यहीं तक थी, बाकी इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में यहाँ से आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जो है फ्लूइड की मोशन तक, फ्लूइड फ्लो तक आपने जो है ये टॉपिक सारे जो यहाँ तक देख के आने हैं। तो आज के लिए यहीं तक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।